गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अर्चना कुमारी विज्ञान की शिक्षिका राजकीय कन्या उच्च विद्यालय रमना गया से आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत है। पिछली क्लास में केमिस्ट्री के 2 क्लासेस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कराए थे। आई होप कि उन चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए होंगे। आज केमिस्ट्री का लेक्चर 3 है और इस केमिस्ट्री के लेक्चर में मैं 2 चैप्टर्स आज क्लियर करवाऊंगी। 2 चैप्टर्स को साथ में पढ़ाने का कारण क्या है कि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी धातु एवं अधातु और तत्वों का वर्गीकरण। इन दोनों चैप्टर्स में एक दूसरे में हम लोग सिर्फ तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं धातु एवं अधातु में। धातु एवं अधातु, ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हमें इसकी परिभाषा पढ़नी है कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं? धातु एक ऐसा तत्व है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक, और उसमें आघात वर्णीयता और तन्यता के गुण भी पाए जाते हैं, यानी वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और उसमें मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी के गुण भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ अधातु किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसा तत्व है जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। साथ ही साथ ना उसमें आघात वर्णीयता के गुण होते हैं, ना ही तन्यता के गुण होते हैं। तो ऐसे तत्व को हम अधातु कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए तो बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे धातु के गुण दिखाते हैं, जैसे सोना, चांदी, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक, लोहा। ये सारे जो तत्व हैं वो हमारे धातु के गुण दिखाते हैं। और अधातु की बात करें तो अधातु में कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, ये सारे गुण जो हैं वो हमारे अधातु के गुण दिखाते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं आपको अपनी अंगूठी के बारे में ही दिखा देती हूँ। इस अंगूठी में धातु एवं अधातु दोनों के गुण दिखाई देते हैं। कैसे? तो ये देखिए, ये जो रिंग बना हुआ है ये सोने का रिंग बना हुआ है, और सोना हमारा क्या है? ऊष्मा और विद्युत का चालक भी है और आघात वर्णीयता और तन्यता के गुण भी दिखाता है। और अगर बात करें इसके साथ जुड़ा हुआ हीरा की, तो हीरा हमारा कार्बन का अपरूप है और कार्बन हमारा अधातु का गुण दिखाता है, इसलिए जो हीरा है वो हमारा अधातु है। साथ ही साथ उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जैसे सबसे पहला ऑक्सीजन, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम लोग कौन से तत्व का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, यानी ब्रीथिंग में जो हम लोग तत्व लेते हैं वो हमारा ऑक्सीजन का गैसियस अवस्था होता है। तो ये हो गया हमारा अधातु का गुण। साथ ही साथ अब मैं बताऊंगी इससे जुड़े जो मैंने बताया पॉइंट कि मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी, यानी आघात वर्णीयता और तन्यता क्या होता है। आघात वर्णीयता का मतलब होता है ऐसी धातु जो हथौड़ों से पतली चद्दर या वर्कों में कूटा जा सकने वाला आघात वर्णीयता कहलाता है, यानी कि ऐसे तत्व जिसे अगर हम लोग हथौड़े से पीटे तो वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जिसे हम लोग थीन शीट पेपर भी कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने आप लोगों ने देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल, जिसे हम लोग खाना को पैक करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में भी, घर में भी, ताकि खाना फ्रेश रहे। तो क्या वो तत्व एल्युमिनियम का बना हुआ है तो क्या उसी तरीके से पाया जाता था? नहीं, धातु हमारा ठोस होता है, लेकिन उसमें ये गुण है आघात वर्णीयता के, ताकि उसे हथौड़े से अगर पीटा जाए तो वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसे हम लोग नया नया स्वरूप देते हैं। उसी तरीके से अगर बात करें तन्य की, तो तन्य का अर्थ होता है कि ऐसे धातु जिसे हम लोग तार के रूप में परिवर्तित कर सके। तार के रूप में परिवर्तित करने में सबसे अच्छा अगर गुण है तो वह सोना है, जो सोना हमारा 2 किलोमीटर तार के रूप में परिवर्तित हो सकता है। साथ ही साथ कॉपर जो बिजली के तार में प्रयोग होता है, वो कॉपर भी बहुत ही अच्छा तन्य का गुण दिखाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन से धातु में तन्यता के गुण दिखाई देते हैं, तो सबसे पहला तो सोना और उसके बाद कॉपर। लेकिन ये तार के रूप में सोने को प्रयोग करते हैं, तो क्या इसे घरों में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं बिजली के रूप में? नहीं, क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? कॉपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सस्ता भी है और तन्यता के गुण भी दिखाता है। इस तरीके से आघात वर्णीयता और तन्यता के गुण तो आप समझ गए। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें तो धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है, यानी जो भी धातु है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये धातु, जितने भी धातु होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता अधिक होती है। इस वजह से उसमें विद्युत का सुचालक होता है, यानी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है। लेकिन यही गुण अधातु में नहीं पाए जाते। तो अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक होता है, तो हमारा सिल्वर। लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है, इसे हम लोग जनरली ज्वेलरी के रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं विद्युत के सुचालक के रूप में, बिजली के तार के रूप में, जो हमारे सभी घरों में और इस रूम में भी प्रयोग किए गए हैं बल्ब जलाने के लिए, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जलाने के लिए। तो और इस तरीके से ये हो गया कि धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आगे की बात करें तो भंगुर का अर्थ क्या है?
भंगुर का गुण धातु में नहीं अधातु में पाया जाता है। यानी कि जैसे कि हम कोई तत्व लेते हैं अधातु के तो वो काफ़ी मुलायम और गैसियस अवस्था में होते हैं, इसलिए जैसे उसे प्रेशर देंगे वो टूटकर बिखर जाएगा। ये जनरली गुण धातु में नहीं होते, क्योंकि धातु के तत्व काफ़ी कठोर होते हैं, उन्हें अगर प्रेशर भी देंगे तो वो जल्दी टूटेंगे नहीं, इसलिए ये भंगुरता के गुण सिर्फ अधातु में पाए जाते हैं। आगे की ओर देखें तो ये तो हमारे जनरली जो टॉपिक थे मैंने कि मोस्टली पॉइंट्स जो धातु अधातु में गुण होते हैं वो, लेकिन जनरली अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म में क्या अंतर है, तो और उसमें अपवाद क्या है, क्योंकि कुछ धातु और धातु में ऐसे तत्व हैं जो अपवाद के रूप में भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। धातु में सबसे पहला कि वो अघात वर्णीय होता है, जैसा कि मैंने अभी उदाहरण के तौर पर आपको बताया भी। उसके बाद धातु हमारा टने का गुण दिखाता है, यानी तार के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता उसमें होती है। साथ ही साथ धातु उष्मा का और विद्युत का सुचालक भी होता है। धातु चमकदार होती है, यानी सोना चांदी जितने भी धातुएं हैं वो सारे चमकदार होते हैं और समय समय पर उन पर पॉलिश करके उनकी चमक भी बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद धातु हमारे समान रूप से कठोर और मजबूत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दो धातु हैं जो कठोर नहीं मुलायम होते हैं और यही अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, जो है सोडियम और पोटाशियम। यानी सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर सभी धातु कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटाशियम धातु कठोर नहीं मुलायम होते हैं, इसलिए एकदम इरेजर की तरह पेंसिल से मिटाने के लिए हम लोग इरेजर का प्रयोग करते हैं ना, उसी तरीके से वो दिखाई देता है और उसे आसानी से हम लोग चाकू से काटकर दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। इसलिए सोडियम पोटेशियम हमारे अपवाद हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा धातु है जो मुलायम होता है, कठोर नहीं होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये हो गया हमारा सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद धातु कमरे के ताप पर ठोस रहती है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल रूप में होता है, वो होता है मरकरी यानी पारा, जिसे हम लोग थर्मामीटर के रूप में बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से धातु के गलनांक और क्वथनांक यानी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा बहुत हाई होता है और उसके घनत्व भी काफी हाई होते हैं, यानी डेंसिटी भी हाई होता है। इसलिए धातु के भौतिक गुणधर्म में हमारे अपवाद में आपके मरकरी और सोडियम पोटेशियम पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि भौतिक गुणधर्म में तो आप ये सारे गुण लिख देंगे, लेकिन अपवाद से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सारे अपवादों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म की। अधातु के सारे भौतिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो धातु के जनरली उल्टे ही होते हैं। जैसे कि अधातु मैंने बोला भंगुर होते हैं, क्योंकि वो मुलायम होते हैं, उसे आप काफी आसानी से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल सकते हैं। उसके बाद अधातु मेरे उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अधातु चमकदार नहीं होते, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो चमकदार होता है, वो है जनरली हमारे घर में हम लोग खाना बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। सब्जी में हम लोग जनरली नमक अगर नहीं प्रयोग करेंगे तो सब्जी का टेस्ट कभी आएगा नहीं। वो नमक हम लोग कहते हैं ना कि नमक को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ये आयोडीन अधातु होता है, लेकिन इसमें सारे अधातु के गुण पाए जाते हैं, लेकिन ये अधातु चमकदार होता है और जनरली अधातु चमकदार नहीं होते। एक ऐसा ही अधातु है जो चमकदार होता है, वो है आयोडीन। ये हो गया हमारा अधातु का पहला अपवाद। उसके बाद अधातु मुख्य रूप से मुलायम और कोमल होता है, मुलायम और कोमल होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ होता है, वो है हीरा, जिसे मैंने पिछले के कार्बन और उसके यौगिक में भी बताया था कि कार्बन से बना हुआ जो हीरा है वो हमारा प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ होता है। उसके बाद अधातु उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन एक ऐसा धातु है जो उष्मा और विद्युत का चालन करता है, वो है ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपरूप है। उसके बाद अधातु मजबूत नहीं होते, आसानी से टूट जाते हैं, उनके घनत्व भी कम होते हैं और वो काफी हल्के भी होते हैं। तो इन सारे भौतिक गुणधर्मों के बाद अपवाद में आपकी जो 2-3 चीज बातें आई कि आयोडीन हमारा चमकदार होता है, हीरा हमारा प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का चालन करता है, और एक जनरली अधातु हमारे ठोस द्रव और गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम लोग ब्रोमाइन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए हमारे अधातु और धातु के भौतिक गुणधर्म। अब 5 मार्क में अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो कम से कम एटलीस्ट 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। अब बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे धातु जो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जनरली ऑक्साइड बनाएंगे, कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो सिर्फ अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं। कुछ ही, सारे धातु ऑक्साइड की मैं बात नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं।
इसके उदाहरण में आपको दो ही उदाहरण एग्जाम्पल याद रखने हैं, वो है आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 और जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। यही दो उदाहरण आपको याद रखने हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, इन दोनों ऑप्शन में अगर कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा तो आंख बंद करके आपको टिक मार देना है। तो ये हो गए उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने बताया। अब आगे की बात करें तो ये है हमारा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के बारे में मैंने पहले चैप्टर में भी आप लोगों को बताया था कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी में हम लोग धातुओं को रखते हैं। जो धातु सबसे ज्यादा सक्रिय होता है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, वो जल्दी दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है। इसलिए जो धातु सबसे ज्यादा सक्रिय है उन सारे धातुओं को सबसे ऊपर रखा गया है। यानी अगर आपको ये सक्रियता श्रेणी आसानी से याद रहेगा तब आप क्या करेंगे, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी पोटासियम सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वो तत्व उतना ही कम सक्रिय होता गया। यानी अगर पूछा जाए कि सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले कौन से तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, तो सबसे पहला क्या है हमारा पोटेशियम। लेकिन सबसे कम कौन है, तो सोना। सोना सबसे कम सक्रिय धातु होता है और पोटेशियम हमारा सबसे ज्यादा सक्रिय धातु होता है। इसलिए ज्यादा सक्रिय धातु वाले जो तत्व होते हैं वो कम सक्रिय वाले धातु के तत्व को आसानी से विस्थापित कर देते हैं, जिस कारण से उसे विस्थापन अभिक्रिया भी हम कहते हैं। और इसे मैं एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे ज्यादा सक्रिय वाले धातु कम सक्रिय वाले धातु को आसानी से विस्थापित कर देते हैं। इनसे आप दो चीज समझेंगे कि ज्यादा सक्रिय वाले धातु कम सक्रिय वाले धातु को कैसे विस्थापित करते हैं और उस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देखिए मैंने दो सॉल्ट लिया है, जैसे ये केमिकल सॉल्ट है, एक है हमारा फेरस सल्फेट और एक है हमारा कॉपर सल्फेट। इन दोनों का अगर रंग हम देखें तो इन दोनों का रंग इस तरीके से होता है। ये हमारा नीले रंग का सॉल्ट दिख रहा है, ये कॉपर सल्फेट है जिसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। ओके, अब ये जो CuSO4 का नमक है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नीला थोथा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। मैंने क्या किया, इसका मैंने डिस्टिल वाटर में मिला के इसका जल का विलयन बनाया। ठीक है, जल का विलयन बनाया। अब जब मैंने इसे जल का विलयन बनाया तो इसका रंग किस तरीके का हो गया, नीले रंग का हो गया। अब जब ये नीले रंग का जल विलयन बना तो ये मेरा कॉपर सल्फेट का विलयन बन गया। अब मैंने क्या किया था, इसमें मैंने एक लोहे का कील डाल दिया था और रात भर मैंने इसे छोड़ दिया। अब छोड़ देने के बाद देखिए इसके रंग में और इसके रंग में कोई परिवर्तन है कि नहीं, क्योंकि इसका रंग नीला था और इसका रंग जनरली हरा हो गया है। सही, अब ये जो हरा रंग हो गया है तो इस वजह से आपको ये समझ में आना चाहिए कि लोहा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रयोग हुआ तो उसके रंग नीले से हरे हो गए। क्यों, क्योंकि लोहा जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय धातु है जो कॉपर वाले कम सक्रिय वाले धातु को विस्थापित करने में सक्षम है। इस वजह से उसने उसके जगह को विस्थापित किया और अपना एक नया विलयन बना दिया जिसे बोलते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कॉपर सल्फेट से वो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन गया और कॉपर जो कम सक्रिय धातु था उसे उसने विस्थापित कर दिया। इस वजह से ये हमारा किस तरह का अभिक्रिया कहलाया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाया। अगर इसी में अगर मैं प्रश्न आ जाए कि क्यों कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील और अन्य कम अभिक्रियाशील होते हैं तो आप इसका क्या उत्तर देंगे। इसका उत्तर आप देंगे कि यदि धातु परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बना दे, क्योंकि जनरली हमारे धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो धन आयन बनाते हैं, तो ये धन आयन बना देते हैं तो अन्य पदार्थों के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं और इसी कारण वह एक अभिक्रियाशील धातु कहलाते हैं। और जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उस प्रश्न के साथ साथ आप रिएक्शन लिखना जरूर ही याद रखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस ही जान होती है आंसर्स की। तो अगर जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मैंने लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया करवाया तो ये जो सक्रिय धातु है इसने क्या किया, कॉपर के सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसके बाद बन गया हमारा FeSO4 और कॉपर रिमूव हो गया। तो इस रिएक्शन को लिखने से क्या होगा कि तुम्हारा आपका जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आपने सक्रिय धातु के बारे में कितने अच्छे से जानकारी रखी है। तो इस प्रश्न को इस तरीके से उदाहरण के तौर पर रिएक्शन के साथ लिखेंगे तो आपके आंसर्स ज़्यादा अच्छा क्लियर होंगे और मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो ये तो हो गई सक्रियता श्रेणी की बात। आगे की बात करें तो धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म में क्या अंतर है। अब ये भी एक 5 मार्क्स का प्रश्न है कि रासायनिक गुणधर्म में अधातु और अधातु में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो ऑक्साइड बनाता है उससे हम लोग क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, यानी धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और अधातु हमारा अम्लीय ऑक्साइड बनाता है।
उसके बाद धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता रखता है, यानी जब धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, लेकिन अधातु ऐसा नहीं कर पाता है, उसमें यह सक्षम क्षमता नहीं होती है। उसके बाद जब भी धातु तनु अम्ल मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरीके के एसिड के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, लेकिन अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते तो हाइड्रोजन गैस निर्माण करने की तो बात ही नहीं होती। आगे बात करें तो धातुएं जब भी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करेगा तो वो जो क्लोराइड बनाएगा वो आयोनिक क्लोराइड बनाएगा, यानी उन दोनों के बीच में जो बंध बनेंगे वो आयोनिक बंध बनेंगे। कैसे? तो ये हो गया हमारा सोडियम, ये हमारा धातु हो गया। अब इसके साथ जब हम लोग क्लोरीन को योग बनाएंगे, योग करेगा तो इन दोनों के बीच में जो योग बनेगा वो बनेगा हमारा आयोनिक बंध। लेकिन अगर हम लोग अधातु की बात करेंगे तो अधातु क्या करता है, अधातु जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ले लें तो ये हमारा कार्बन है। अब हम कार्बन को 4 क्लोरीन के साथ योग करते हैं, बंध बनाने का प्रयास करवाते हैं। तो हमें पता है कि क्लोरीन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 होती है और हमने 4 क्लोरीन लिया है, तो सभी की संयोजकता इलेक्ट्रॉन अगर हम इस प्रकार से लिखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ भी 7, और कार्बन के पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 होती है। अब कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, हर एक क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब हर एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो वो कार्बन से लेगा, तो जब सारा क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा तो इन दोनों के बीच में जो बंध बना वो शेयरिंग करने के बाद जो बंध बना वो बना हमारा CCl4, जिसे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, और ये जो बंध बना इसे हम लोग सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं धातुएं प्रायः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते, मतलब धातु क्योंकि धातु के ही वर्ग में हाइड्रोजन भी है इसलिए प्रायः वो हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। वो 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो हाइड्राइड बनाता है। तो एक हो गया सोडियम, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्राइड के नाम से जानते हैं, और एक हो गया लिथियम, जिसे हम लोग लिथियम हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कोई भी धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता। लेकिन अधातु की बात करें तो अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड्स बनाने की क्षमता रखता है। तो ये तो हो गए आपके धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म। इसको आप इस प्रकार से लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिखिए, या आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से भी पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसानी हो आप उस तरीके से उत्तर लिखिए, लेकिन 5 मार्क्स का ये प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आगे की बात करते हैं, कोई भी परमाणु अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन व्यवस्था किस प्रकार प्राप्त करता है, यानी सभी धातु और अधातु में होड़ लगी रहती है कि वो अपने आप को अक्रिय गैस जैसा बनाए। अक्रिय गैस मतलब होता है ऐसा तत्व जो अपने आप में पूर्ण रूप से स्थायी है और उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन के लास्ट कक्ष में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी 8 इलेक्ट्रॉन की चाहत में क्या करते हैं, धातु और अधातु दोनों ही एक तरीका अपनाते हैं जिससे वो अपने कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन कर सके और अपने आप को स्थायी कर सके। ये जो 3 तरीके हैं, एक ये होता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके, जो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। एक होता है अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यानी कि अधातुएं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को स्थायी करते हैं, और कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन को साझा करके। ये 3 तरीकों से तत्व जो है अपने आप को अक्रिय गैस की व्यवस्था पाने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद है आयन और इसके कितने प्रकार होते हैं। आयन मतलब होता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करे या ग्रहण करे तब वो परमाणु नहीं रह जाता, तब वो आयन बन जाता है। और ये आयन 2 प्रकार से बनते हैं। जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो जो वो आयन बनाते हैं उसे हम लोग कैटायन या धनायन कहते हैं। जैसे कि सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो वो सोडियम आयन बनाया, इसमें प्लस का चार्ज है इसलिए इसे कैटायन या धनायन कहते हैं। अधातुएं जनरली हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उसमें नेगेटिव का चार्ज यानी माइनस का चार्ज लगता है, जिसे हम लोग ऋण आयन कहते हैं। पर इसको एक्सप्लेन अगर आप करेंगे तो पहले आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। मान लीजिए ये हमारा सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, आपको अच्छे से पता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 1। अब क्या ये धातु है, इसमें ज्यादा आसान है कि इसे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता ये ज्यादा रखता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो तब त्याग करने के बाद इस पे जो आयन बना वो प्लस का चार्ज हुआ। क्यों? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो +1, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये +1 है। अगर कोई तत्व 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता तो यहाँ पे +2 लिखा था, लेकिन सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया इसलिए उसने +1 यहाँ पे लिखाएगा। अब ये सोडियम परमाणु था, लेकिन अब यहाँ पर ये सोडियम आयन बन गया। इन दोनों में अंतर है, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो अब इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन
8 हो गई, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो गया, जो हमारे नियोन के अक्रिय गैस की तरह के परमाणु संख्या के बराबर हो गया। अपूर्ण रूप से ये स्थायी हो गया। इसी तरीके से जब क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, तो ये 2, 8 और 7 इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसकी कितनी होगी 7। तो इसके पास कैपेसिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है। इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मान लीजिए इसने सोडियम से ही ले लिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और क्लोरीन ने उसे तुरंत ही कैप्चर कर लिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो इस पे जो चार्ज बन गया वो Cl- बन गया, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके बाद जो चार्ज हो गया वो माइनस का चार्ज हो गया। तो ये हो गया हमारा कैटायन और ये हो गया हमारा एनायन, जिसे हम लोग धनायन और ऋणायन के नाम से जानते हैं। इसलिए जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप क्या करोगे कि आप उसकी परिभाषा के साथ साथ इस तरीके से उदाहरण जरूर दोगे। अगर उदाहरण दोगे तो अगर आपकी परिभाषा में थोड़ी सी भी त्रुटि होगी ना, तो इस रिएक्शंस को अगर सही तरीके से वो समझ गए तो समझ जाएंगे कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी है। आगे की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बिंदु निरूपण समझना, इसके लिए आपको तत्वों के परमाणु संख्या और उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी परमाणु और परमाणु आयन की इलेक्ट्रॉन बिंदु निरूपण जो होती है, संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है। वो किस प्रकार होती है, तो मान लीजिए कि हमारा ये सोडियम है। अब सोडियम के मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था, 2, 8 और 1। तो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी 1 है। तो जिसने मैंने एक बिंदु से दर्शाया, क्योंकि मैंने सोडियम परमाणु की बात कर रही हूँ, तो सोडियम परमाणु की लास्ट कक्ष के इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु निरूपण क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, तब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में अंतर है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है और इसके लास्ट कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से दर्शाएंगे और साथ में आप ये ब्रैकेट के साथ यहाँ पे प्लस का चार्ज जरूर देंगे। अगर आप ये ब्रैकेट के साथ ही प्लस का चार्ज नहीं देंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना गलत हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता रहे हैं और यहाँ पे आप सोडियम परमाणु का। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस स्लाइड पे ऐड किया है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और इसके लिए परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जरूर याद रखेंगे। आगे बात करें तो हमारे इस चैप्टर में 2 बंध हैं, आयोनिक बंध और सहसंयोजक बंध। आयोनिक बंध के बारे में तो मैं अभी बताऊंगी, सहसंयोजक बंध को मैंने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि जब 2 तत्व एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो एक बंध बनाते हैं, उस बंध को हम लोग सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। तो उसमें जैसे कि उसमें 3 तरह के सहसंयोजक बंध होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। लेकिन अगर आयोनिक आबंध की बात करें तो आयोनिक आबंध को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं या अंग्रेजी में आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें जो है एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, यानी एक तत्व दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है और इस वजह से उनके बीच में जो बंध बनता है वो क्या बनता है, आयोनिक बंध बनता है। तो वो किस प्रकार बनता है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब भी आप इस आयोनिक बॉन्ड की परिभाषा क्लियर करेंगे तो आपको उसको उदाहरण के साथ बताना होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 11, उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, तो 1 यहाँ दर्शाया हुआ है। क्लोरीन की बात करें तो उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 7 होती है, तो यहाँ पे मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से दर्शाई हुई है। अब ये सोडियम क्या करेगा, अपने एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और जब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो इससे तुरंत ग्रहण करेगा। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं तब जाके जो बंध बन रहा है वो कौन सा बंध बन रहा है, NaCl, यानी आयोनिक बॉन्ड बंध बन रहा है। और जनरली आयोनिक बॉन्ड तभी बनता है जब धातु और अधातु दो तत्व होंगे तब, क्योंकि धातु और अधातु में आयोनिक बंध नहीं बनता। आयोनिक बंध बनाने के लिए धातु और अधातु दोनों की जरूरत होती है। ये हो गए हमारे आयोनिक बंध के बारे में। तो आयोनिक बंध की परिभाषा के साथ साथ आपको उसके रिएक्शंस को समझाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो आगे हम लोग ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सहसंयोजक बंध के, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जनरली कभी कभी सहसंयोजक बंध और आयोनिक यौगिक के बीच अंतर भी पूछ दिया जाता है, तो वो अंतर क्या है। तो सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं यौगिक वो क्रिस्टल या ठोस रूप में होते हैं और हमारे जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो प्रायः द्रव या गैस रूप में ही पाए जाते हैं। आगे बात करें तो आयोनिक कंपाउंड की जो गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, लेकिन सहसंयोजक बंध की प्रायः निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक ही होते हैं।
आयोनिक यौगिक विद्युत का चालन करता है, लेकिन कब करता है? तो ये मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो जब हम लोग नमक लेते हैं, अगर नमक में हम लोग बिजली का प्रवाह करते हैं तो नमक तो बहुत ड्राई है, क्रिस्टल के रूप में है, तो उसमें कोई भी बिजली का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर इसी नमक को अगर हम पानी के घोल के साथ नमक पानी का घोल बनाएं और उसमें हम लोग बिजली का प्रवाह करें तो तुरंत क्या हो जाता है, उसमें करंट पास होने लगता है। यानी कि जो आयोनिक यौगिक हैं वो जब जल में घुलनशील होंगे तब विद्युत का चालन होता है, लेकिन विद्युत का चालन क्रिस्टलीय ठोस रूप में आयोनिक कंपाउंड्स के नहीं होते हैं। ये ध्यान में रखना है। और सहसंयोजक बंध तो यौगिक विद्युत का चालन करते ही नहीं है। आयोनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन सहसंयोजक यौगिक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। साथ ही साथ आयोनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड्स यानी कार्बनिक विलायकों में घुलनशील नहीं होते, लेकिन सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये हो गए हमारे आयोनिक और सहसंयोजक के बीच में अंतर। अगर 5 मार्क्स में पूछा गया तो 5 पॉइंट, 2 मार्क्स में पूछा गया तो 2 या 3 पॉइंट में आप इसे उत्तर दे सकते हैं। आगे बात करें तो हमारे जो खनिज अयस्क जो आ गए और साथ में साथ गैंग, ये प्रश्न जनरली आपके लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं। एक साथ आपको तीनों की परिभाषा पूछी जाएगी। ये खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं। तो इन तीनों की खाली परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि जो खनिज है हमारे वो प्राकृतिक रूप से ऐसे पदार्थ हैं जो धरती के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से हम लोग धातुएं या उनके यौगिक निकालते हैं और उसमें से हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। लेकिन अगर अयस्क की बात करें तो ये खनिज जिसमें धातुओं को सुगम, कुछ ऐसे अयस्क होते हैं, यौगिक होते हैं जिसमें से हम धातुओं को सुगमता पूर्वक निकालते हैं या उनका निष्कर्षण करते हैं, तो उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। और अयस्क कभी खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। कुछ ही धातुओं के अयस्क होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैंग किसे कहते हैं। इसे भी बार बार प्रश्न मैंने देखा है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि गैंग किसे कहते हैं। तो जब हम लोग धरती के अंदर से तत्व या खनिज निकालते हैं तो साथ ही साथ उसके साथ बहुत ही अशुद्ध पदार्थ भी साथ में आते हैं, जैसे बालू, चट्टान, घास फूस, ये सारे चीज अशुद्ध पदार्थ भी आते हैं। इन सारे इम्प्योरिटीज को ही हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं। ये तो हो गए 3 प्रश्न। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगर धातुओं के निष्कर्षण में तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, यानी निस्तापन और भर्जन। निस्तापन और भर्जन का परिभाषा में आपको अंतर में यही चीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंशन करना है कि निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग कार्बोनेट अयस्क यूज करते हैं। कार्बोनेट अयस्क मीन सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, जिसमें ये फॉर्मूला होता है CO3 का अयस्क होता है, इसे हम लोग कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। जब ऐसे कार्बोनेट अयस्क को अगर हम गर्म करें और उसे गर्म करने के बाद धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करें, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में जब उसे गर्म करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम लोग, उस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। लेकिन अगर भर्जन की बात करेंगे तो भर्जन जो है हमारा वो सल्फाइड है, जैसे कि जिंक सल्फाइड यानी ZnS, कॉपर सल्फाइड Cu2S, इस तरह के जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं, जब उसे हम लोग गर्म करके हम लोग धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की यानी वायु की उपस्थिति में, तो ये प्रक्रिया हमारा भर्जन कहलाता है। यानी निस्तापन और भर्जन में आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क होते हैं जिसे हम लोग वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके धातु के रूप में परिवर्तित करते हैं, और भर्जन में वायु की उपस्थिति में हम लोग धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। यही अंतर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद संक्षारण किसे कहते हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है। तो संक्षारण हमारा कोरोजन जो चैप्टर था वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी था कि ऐसे तत्व जिसे हम लोग, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें जो वायु है, ऑक्सीजन, और उसके अंदर जो नमी है उसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके वो जंग लग जाता है। किस प्रकार जंग लग जाता है, तो इस प्रकार जंग लग जाता है। देखिए ये है ना, ये क्या है, ये एक कील है, ये लोहे का कील है। इसको मैंने, ये काफ़ी समय से ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके इस प्रकार से उसका रंग परिवर्तित हो गया, क्योंकि जनरली लोहा हमारा इस तरीके से नहीं दिखता क्योंकि इसमें जंग लगने लगा है। तो ये जो जंग लग रहा है, जंग लगने के बाद वो शुद्ध धातु जो होता है वो हमारा आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। लेकिन संक्षारण को रोकने के उपाय भी हैं। तो जैसे आप उसे क्या करते हैं, लोहे की चीज़ों को समय समय पर पेंट करते हैं, या तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक के तत्वों के साथ के परत चढ़ाते हैं, या तो टीन या क्रोम की प्लेटिंग लगाते हैं। इस तरह की प्रक्रिया से या
मिश्र धातु बनाकर हम लोग उसे बचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग किचन में बर्तन है, तो बर्तन हमारा स्टील से बना है, तो स्टील क्या कोई तत्व है? नहीं, वो मिश्र धातु है। उसे हम लोगों ने 2-3 तत्वों से मिलकर बनाया है। इसलिए तो जब भी हम लोग बर्तनों का हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पानी में प्रयोग करते हैं, तो क्या उसमें जंग लग जाता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक मिश्र धातु है, जो उसकी वजह से उसमें जंग लगने की प्रक्रिया नहीं होती है। और इस तरह से जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग परिभाषा के साथ साथ उसको क्या करेंगे, इस रिएक्शंस को भी लिखेंगे, और इस रिएक्शन के बाद आप उसके जंग लगने के उपायों में भी 3-4 पॉइंट्स आप ऐड करेंगे। आगे बात करें तो आगे हमारा क्या है कि आगे हम लोग मिश्र धातु के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग अयस्क के बारे में जान लें, क्योंकि कुछ ऐसे खनिज हैं जो क्या करते हैं, उसके अयस्क बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि सोडियम का अयस्क क्या है, तो रॉक सॉल्ट, जिसे हम लोग टेबल सॉल्ट, नमक भी कहते हैं, जिसका सूत्र भी क्या है, NaCl। उसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी तत्व के अयस्क के बारे में पूछा जाता है तो है एल्युमिनियम बॉक्साइड से पाया जाता है, आयरन का हेमेटाइट होता है, जिंक का कैलामाइन और जिंक ब्लेंड होता है, मरकरी का सिनेबार होता है। इन सारे तत्वों के बार बार अयस्कों के नाम, उसके रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे स्लाइड में ऐड किया ताकि आप इसे याद कर लें और इससे जुड़े सवाल आपसे ना छूटे। आगे की बात करें तो मिश्र धातु, अभी मैंने बताया कि जब 2 अधिक तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ एक धातु बनाते हैं, उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, जो संक्षारण से भी बचाता है। इसमें भी जनरली आपसे पूछा जाएगा कि कुछ ऐसे मिश्र धातु के नाम और उस मिश्र धातु में कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसके नाम पूछे जाएंगे, जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऐड किया है। जैसे कि ब्रास हमारा कांसा, जो हमारे कॉपर और जिंक से बना है, जिसे हम लोग डोर के हैंडल्स और फिटिंग्स में यूज करते हैं। फिर ब्रॉन्ज, जो स्पोर्ट्स में जो ब्रॉन्ज मेडल जो हम लोग जीतते हैं, ये नाम सुने होंगे। ये मेडल जो है कॉपर और टीन से बना है, जिसे स्टैचूज और मेडल बनाने में प्रयोग करते हैं। और स्टील के बारे में मैं अभी बताया, जिसे बर्तन का बनता है, तो किस तत्व से बना है, तो आयरन, क्रोमियम और निकल से बना है। तो ये तत्वों के नाम ही याद रखने हैं, और इसी तत्व से आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित ये मिश्र धातु हैं, इनके में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनका कहाँ उपयोग होता है, ये प्रश्न ही आपको पूछा जाएगा। आई होप कि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इन्हीं सारे टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस किया है। अब तत्वों के गुणधर्म के बारे में तो क्लियर हो गया, अब चलते हैं उसको स्थानांतरण भी कर देते हैं, उनके वर्गीकरण की भी बात कर लेते हैं। तो तत्वों का वर्गीकरण यानी हमारा पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमारे सारे तत्व स्थापित है, सबके अपने अपने घर हैं, अपनी अपनी जगह है जहाँ पर उसे रखा गया है। तो ये जो तत्वों का पीरियोडिक टेबल है, इसके वर्गीकरण में काफ़ी केमिस्ट हैं, तो सारी केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा मैं हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले आए थे हमारे डोबेर्नियर ने क्या किया था, त्रिक नियम बताया था। डोबेर्नियर का कहना था, उन्होंने भी तत्वों का जो वर्गीकरण किया था वो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से किया था, यानी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से वो तत्वों को अरेंज करते थे। लेकिन वो क्या करते थे, 3 ऐसे तत्व लेते थे जिनके गुणधर्म मैच करते हैं। और जैसे कि उन्होंने सबसे पहला लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उनका मानना था कि पहले और दूसरे तत्व के तीसरे तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान हैं, उनके औसत जो निकलते थे, वो औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के सिमिलर होते थे। इस तरीके से उन्होंने लिया फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। उसके बाद उन्होंने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन उसके बाद कोई एक ऐसा तत्व, 3 तत्व उनको नहीं मिले जिनके ऐसे गुणधर्म मैच कर जाए जिससे वो त्रिक नियम को फॉलो कर सके। इन्हीं सब त्रुटियों के कारण क्या हुआ कि उनके नियम को ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। उसके बाद आए हमारे न्यूलैंड यानी उनका अष्टक नियम। उन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से ही क्रमानुसार ही वर्गीकृत किया, लेकिन उन समय 56 एलिमेंट्स का आविष्कार हो गया था। लेकिन उनका क्या मानना था, उनके नियम का सिद्धांत क्या था, उन्होंने क्या किया, सारे तत्वों को जब अरेंज किया तो उनका मानना था कि पहला तत्व और 8वां तत्व के गुणधर्म मैच करते थे। इस तरीके से जब उन्होंने पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म को मैच करते करते जब अरेंज किया, तो कैल्शियम के बाद कोई ऐसा तत्व नहीं मिला जिनके पहले और 8वें तत्व में कोई उसकी प्रॉपर्टीज में कोई समानता पाई जाए। इस वजह से इनकी भी ये त्रुटियों के कारण ये फॉलो नहीं हो पाया। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का नाम सुन रहे हैं। पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया मेंडेलीव ने। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया था, तो आप आवर्त सारणी के निर्माण में मेंडेलीव का नाम बताएंगे। मेंडेलीव ने क्या किया था, उन्होंने उनके नियम का सिद्धांत किया था कि तत्वों को क्रमानुसार परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में उसे अरेंज किया था।
और उनके पीरियोडिक टेबल में 8 वर्ग थे, जिसमें उन्होंने संक्रमण धातु और सारे तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार अरेंज किया। और उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कुछ जगह छोड़ भी दिया था, क्योंकि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि भविष्य में कुछ ऐसे तत्व आएंगे जो इस खाली जगह को भर सकते हैं। लेकिन उनकी कुछ इस पीरियोडिक टेबल में कुछ त्रुटियां आ गई। वो त्रुटियां क्या थी कि उन्होंने उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैसेस को कोई स्थान नहीं दिया। उसके बाद हाइड्रोजन जैसे जो ब्रह्मांड का सबसे पहला तत्व था, उसे भी उन्होंने कोई जगह नहीं दे पाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कभी कभी गुणधर्म तत्वों के गुणों को समानता करने के लिए कभी कभी क्या किया, कम द्रव्यमान वाले तत्व को आगे और ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्व को पहले रख दिया, जिससे उनके नियम का सिद्धांत ही टूट गया। इसी नियम के सिद्धांत और इस सारे त्रुटियों के कारण उनकी इस पीरियोडिक टेबल को सुधार किया गया। ये सुधार किसने किया, तो हमारे हेनरी मोजले ने किया, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता कहलाते हैं। जो 1913 में उन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं अपने आगे की स्लाइड में भी दिखाऊंगी और उसके मैं चार्ट भी यहाँ पर दिखा रही हूँ। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो हमारे हेनरी मोजले के द्वारा निर्माण किया गया 1913 में। उसके बाद इस तत्व में इनकी नियम का सिद्धांत क्या था, तो उन्होंने सारे तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रमानुसार सजाया, क्योंकि सारे जो केमिस्ट थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया था, लेकिन मोजले ने सारे तत्वों को परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से दर्शाया। तो ये तो दर्शाना खत्म हो गया। तो ये सारे जो तत्व हैं इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में सजाया, तो लेकिन सारे वर्ग में को किस तरीके से सजाया, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में हमारे वर्ग जो हैं वो 18 हैं, यानी ऊपर से नीचे जाने वाले जितने भी तत्व हैं वो क्या है, हमारे 18 वर्ग हैं, और बाएं से दाएं जाने वाले जितने भी तत्व हैं वो हमारे आवर्त कहलाते हैं। उसके अलावा वर्ग 1 को क्षारीय धातु, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ वर्ग 3 से लेकर 12 के जो तत्व हैं उसे हम लोग संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। वर्ग 13 से हमारे जो 18 है वो हमारे उप धातु और अधातु के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारा 1, 2 है से एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वर्ग 13 से 18 वाले को पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और 3 से 12 वाले तत्वों को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आवर्त 6 और 7 में जो तत्व हैं उसे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि किसी भी तत्व से के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें वर्ग 18 हमारा सबसे उत्कृष्ट गैस है, जिसे हम लोग अक्रिया गैस और नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, जिसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण रूप से स्थायी यानी 8 होती है। साथ ही साथ इसमें जो तत्व है उसकी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, राइट। उसके बाद हमारे जो सबसे ऋणात्मक तत्व किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो ऋणात्मक तत्व हमारे वर्ग 17 में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। तो ये सारे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए तत्वों से तो आप आसानी से उसे याद कर सकें। इसके बाद लास्ट एक चीज मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि इस वर्गों के जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो समूहों में और आवर्त में अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में जब भी कोई संयोजकता इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जब बाएं से दाएं जब कोई तत्व जाता है तो उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ती है। यानी अगर लिथियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है तो बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 1 से 8 तक बढ़ी ना। लेकिन अगर बात करें समूहों की, तो समूहों में हर एक वर्ग में जो है तत्व उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होती है। यानी अगर वर्ग 1 में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों की 1 ही होगी। वर्ग 2 की 2, वर्ग 3 की 13 की, यहाँ पर जब उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 है तो यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। बात करें संयोजकता की, तो संयोजकता में क्या होता है कि हमारे जो तत्व हैं बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ते हैं। यानी लिथियम का 1 संयोजकता, बेरिलियम का 2, बोरोन का 3, कार्बन का 4, लेकिन उसके बाद संयोजकता इलेक्ट्रॉन घटने लगता है। यानी नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1 और नियोन का 0। तो इस तरीके से इसमें अंतर है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे जाने में बात करें, मतलब वर्गों की बात करें, तो वर्गों में सभी की संयोजकता समान होती है। यानी वर्ग 1 की सारी तत्वों की संयोजकता 1 ही होती है, वर्ग 2 की सारी संयोजकता 2 ही होती है।
ये तो हो गया संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की बात। अगर बात करें रासायनिक अभिक्रियाशीलता की, तो जो भी तत्व ऊपर से नीचे जाता है तो उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता की क्षमता बढ़ती है, लेकिन सिर्फ धातुओं में। अगर अधातु की बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। अगर परमाणु आकार की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु आकार की जो दिशा होती है, जो साइज होता है, वो बढ़ता है और यहाँ इधर भी बढ़ने ही लगता है। धातुई लक्षण की बात करें तो धातुई लक्षण भी ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे धातुई लक्षण घटने लगती है, क्योंकि इसमें सारे अधातु हैं, इसलिए यहाँ धातुई लक्षण की तो बात होगी ही नहीं। यहाँ जब भी बात होगी तो किस बात की होगी? मेटालिक प्रॉपर्टी है तो यहाँ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की बात होगी, यानी ऋणात्मकता की बात करेंगे। तो ऋणात्मकता की जो ऊपर से नीचे जितना जाएगा उसकी ऋणात्मकता घटने लगती है, यानी अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व है तो क्लोरीन उससे कम, उसके बाद जैसे जैसे तत्व जाएगा उसकी ऋणात्मकता घटने लगती है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर इन सारी ये प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप जानकारी रखेंगे तो कोई भी तत्व से आपसे प्रश्न पूछा जाए, कोई भी वर्ग या आवर्त से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उसे उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा तत्व है, किस वर्ग में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसकी संयोजकता 0 होती है, तो वर्ग 18 होती है। कौन से ऐसे वर्ग है जिसमें ऋणात्मक तत्व पाए जाते हैं, तो वर्ग 17 होते हैं। किस तत्व वर्ग को हम लोग क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 को हम लोग क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इस तरीके से ही आपसे ये प्रश्न आएंगे, इस चैप्टर से पीरियोडिक टेबल से आपको इसी तरीके से प्रश्न आएंगे कि किस तरह से परमाणु आकार में क्या अंतर है, संयोजकता में क्या अंतर है, कौन से तत्व को कहाँ से उठाकर किस वर्ग में पाया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको याद रखना। अगर आपको इन सारे पीरियोडिक टेबल की विशेषताओं के बारे में याद है, समूह और आवर्त में क्या परिवर्तन है, तो आप आसानी से इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा यह ऑक्साइड और ऑक्साइड की प्रवृत्ति भी मैंने बता ही दिया है। तो अब आपको याद ध्यान ये चीज़ रखना है कि इस पीरियोडिक टेबल में जिस तरह के प्रश्न आएंगे उनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसको याद रखेंगे। और इस तत्वों पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको याद करने के तरीके यूट्यूब में काफ़ी अवेलेबल है। जो भी आपको आसान लगता है उस तरीके को अपनाकर इस तत्वों को के एलिमेंट्स के नाम आराम से याद कर सकते हैं। आई होप कि इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड उसके रासायनिक गुणधर्म और पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आसानी से उस तत्वों के बारे में या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप पूछिए, और इसके स्लाइड और साथ ही साथ जो मैं आपको होमवर्क दूंगी इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड उसको भी आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगी, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ये दोनों चीज़ों के स्लाइड और होमवर्क डाउनलोड कर लेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे। और एट लास्ट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि 22 तारीख को हमारा साइंस का एक वीडियो है जिसे आपको मिस नहीं करना है, बिकॉज समथिंग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, सो डोंट मिस दैट वीडियो। और मेहनत कीजिए क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, दैट्स ऑल, थैंक यू।